देखो लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 अपन ने कर लिया था, ठीक है, इसका डिस्कस। अभी मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को लियोनटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल का थ्योरी पूरा का पूरा अच्छे से याद है। उसके बेसिस पे आज 4 या 5 एग्जाम्पल और करेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें से कि पहला एग्जाम्पल ये आप लोग के स्क्रीन पे। इसके लिए मैं 1 मिनट आप लोग को सोचने का टाइम देता हूँ। आराम से क्वेश्चन पढ़ के पहले सोच लो, फिर हम डिस्कस भी करते हैं, फर्दर इसको सॉल्व भी करते हैं। पहले सोच लो 1 मिनट आप। ठीक है बेटा, अब डिस्कस करते हैं इसको। देखो सबसे पहले तो सवाल क्या है वही पढ़ लेता हूँ। फॉर अ टू सेक्टर इकोनॉमी विद प्रोडक्शन सेक्टर्स 1 and 2, द इंटरसेक्टोरल डिमांड एंड द फाइनल डिमांड आर एज फॉलोज। मतलब ये एक टेबल टाइप बना के दिया हुआ है। अगर मैं नामकरण के हिसाब से सोचूं तो ये कौन सा टेबल है? याद है आप लोग को? क्या बोलेंगे इसको? Transaction table. ट्रांजैक्शन मैट्रिक्स। ट्रांजैक्शन मैट्रिक्स, करेक्ट। फाइंड द टोटल आउटपुट ऑफ सेक्टर 1 एंड सेक्टर 2। वेरी इजी, बता सकते हो क्या? क्या करेंगे? X1, capital X1, capital X2. कैपिटल X1 और कैपिटल X2 फाइंड करना है अपने को। कैपिटल X1 ऊपर वाले टेबल के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज का सम होगा बताओ? 264 plus 400 प्लस 1। और सबको जोड़ जाड़ के आ जाएगा 880। ठीक है, X2 का क्या मतलब होगा? 5 to 8 plus प्लस बोलो 204 4 292 प्लस 292। और ये जोड़ जाड़ के टोटल आ जाएगा इसका 102। ठीक है, ये हो गया हम लोग के क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोल रहा है कि फाइंड द टेक्निकल कोफिशिएंट्स। तो टेक्निकल कोफिशिएंट्स अगर आपको याद हो तो पहले यहाँ पे बताओ कि कितना ट्रू टेक्निकल कोफिशिएंट आएगा? 4 है। गिवन ट्रांजैक्शन मैट्रिक्स के हिसाब से 4 है। वो चारों कौन कौन होगा? A11, A12, A11, A12, A21 और A22। A11 का डेफिनेशन याद करो क्या? X11 by कैपिटल X1। कैपिटल X1। A12 का क्या था? X12 by कैपिटल X2। ओके, A21 का क्या था? X21 by कैपिटल X1। और A22 का क्या था? X22 by capital X2. कैपिटल X2। सारा रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अपने स्क्रीन पे है, एक एक करके वैल्यू बताओ। X11 कितना हो जाएगा हमारे लिए? 264 by 8 डिवाइडेड बाय 880। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? X12 का 410 by 410 by 1024। X21 का क्या हो जाएगा? 528 by 20 बाय कैपिटल X का वैल्यू 880 और X22 का वैल्यू है 204 डिवाइडेड बाय X2 का वैल्यू है 102। ये रेशियो निकालना सबको समझ में आया? बताओ एक बार, है ना? तो अब मैं इनका वैल्यू थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोग को, ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड। तो A11 का वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद में मिलेगा आप लोग को 0.3। A12 का वैल्यू आप लोग को मिलेगा 0.4। A21 का वैल्यू मिलेगा 0.6। A22 का वैल्यू मिलेगा 0.2। यहाँ तक सारा चीज समझ में आया? बताओ एक बार, है ना? तो नंबर 2 अपन ने कर दिया। नंबर 3 में देखो क्या बोल, फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ टेक्निकल कोफिशिएंट्स। मतलब यही A11, A12, A21 और A22 वाला मैट्रिक्स पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर पे कैपिटल A इज इक्वल टू, बोलो क्या? 0.3 अब ऐसे ठीक ही कह रहे हो आप लोग, मैं भी बस अगले स्टेप में वही लिखूंगा। बोलो इक्वल टू क्या? 0.3, 0.4, 0.6 एंड 0.2। क्या ये आया समझ? नहीं आया समझ? आ गया सर। समझ गए। ओके,
नेक्स्ट देखो क्या पूछ रहा है बेटा, अभी 1 डन, 2 डन, 3 डन, 4 में पूछ रहा है लियोनटिफ मैट्रिक्स। तो लियोनटिफ मैट्रिक्स याद है क्या आप लोग? हाँ सर, I minus. करेक्ट। 4 नंबर पे मेरे को फाइंड करना है लियोनटिफ मैट्रिक्स। तो लियोनटिफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू I minus A. This is equal to 1001 minus A का वैल्यू 0.3, 0.4, 0.6 and 0.2। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0.7 माइनस 0.4 माइनस 0.6 या फिर 0.8। आखिरी वाला देखो, समझ में आया नहीं समझ में आया? आया सर। हाँ समझ गया सर। सर। आगे सर अगर नहीं। फ्रैक्शन के जगह फ्रैक्शन में रखते हैं तो रॉन्ग होगा क्या? नहीं बेटा, फ्रैक्शन में भी रॉन्ग नहीं होगा, वो आपका चॉइस है, फ्रैक्शन ही डिसाइड। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चौथे पॉइंट तक बताओ एक बार, हाँ या ना? हाँ सर। आखिरी वाला है बेटा, वेरीफाई सिमोन-हॉकिंस कंडीशन फॉर द वायबिलिटी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो डू यू रिमेंबर व्हाट वर द सिमोन-हॉकिंस कंडीशन? Determinant of Leontief matrix should be greater than 0. एंड diagonal elements of A डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ I माइनस ए शुड बी पॉजिटिव। I- ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले पहला काम अपना है कि I माइनस ए क्या है वो लिखो। I माइनस ए अपन ने पिछले ही आर्टिकल में निकाला है। ठीक है, तो वो लिख दो, I माइनस ए। तो इससे जो लियोनटिफ मैट्रिक्स के ऊपर सिमोन-हॉकिंस कंडीशन आपको लगाना है वो 2 है। दूसरा कंडीशन तो आई थिंक यहाँ से ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि लियोनटिफ मैट्रिक्स में यू कैन सी कि द डायगोनल एलिमेंट्स आर पॉजिटिव। तो कंडीशन तो फुलफिल हो ही रहा है, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो यहाँ पे लिख सकते हाँ हैं सर। क्लियरली द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ लियोनटिफ मैट्रिक्स आर पॉजिटिव। ये अपन ने एक कंडीशन वेरीफाई कर दिया, आर पॉजिटिव। दूसरा कंडीशन, डिटरमिनेंट ऑफ I माइनस ए इज इक्वल टू 0.7 into 0.8 minus of minus 0.6 into minus 0.4. This is equal to 0.56 minus 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 3 2 है तो माइनस रह जाएगा। 0.2 नहीं है क्या लास्ट वाला एलिमेंट? 2 है क्या? कौन सा लास्ट वाला एलिमेंट? कहाँ के लिए बोल रहे हो बेटा? I minus A का A22। 2 तो कैसे आएगा? इसका पूछ रहे हो? ये 1 से मेरा गलत है। ठीक है, अच्छा सिंप्लीफाई इसको करेंगे तो आएगा मेरे हिसाब से 0.32 which is greater than 0. So hence we can see, hence the Simons-Hawkins conditions for the viability of the system are verified. रिस्पॉन्ड करो, ये सारा पार्ट का सॉल्यूशन क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? क्लियर है। हाँ सर। हाँ clear। सर। Okay, so this was all about example 2. Next let us move to example number 3. ठीक है, चलो 1 मिनट इसके बारे में भी सोचो आप। ठीक है स्टूडेंट्स, तो करते हैं डिस्कस इसको।
Find the demand matrix which is consistent with the technology matrix this one and the out matrix this one. Also test Simons-Hawkins condition for the viability of the system. ठीक है, तो अगर मैं वो इक्वेशन याद करूं, वो इक्वेशन क्या था पहले तो ये रिकॉल करो. इक्वेशन ऐसा दिखता था, दो फॉर्मेट था उसका. तो लास्ट में पिछली क्लास अपन ने डिराइव किया था कि i माइनस ए इंटू एक्स इज इक्वल टू डी. ये तो ऐसे याद रख सकते हैं, या फिर x इज इक्वल टू आई माइनस ए इनवर्स इनटू डी. तो ये दोनों इक्वेशन याद आ रहा है आप लोगों को? बताओ हाँ या नहीं. हाँ सर। इस वाले क्वेश्चन में बेटा कौन से इक्वेशन का काम होगा, फर्स्ट वाले का या सेकंड वाले का? फर्स्ट। आपको लगता है कि फर्स्ट वाले में काफी सारा पार्ट मेरे को बताया हुआ है इस क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन के अंदर? क्या क्या बताया हुआ है बोलूं? ए और एक्स। ये बताया हुआ और एक्स बताया हुआ, और हमसे डिमांड मैट्रिक्स पूछा हुआ भी, जो कि डी से रिप्रेजेंट होता है ये वाला. ठीक है, और आई तो अपन जानते ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है. तो ठीक है, जितना भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए सवाल बनाने के लिए वो सारा अपने पास में अवेलेबल, सॉल्व कर सकते हैं. तो सोल्यूशन देखना ध्यान से. सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं कि i माइनस ए क्या होगा. i माइनस ए हो जाएगा 1001 माइनस ए का वैल्यू 0.2, 0.3, 0.4, 0.1. ठीक है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो दिस विल बिकम 0.8 माइनस 0.3, तो नेगेटिव रहेगा ये. नेक्स्ट एंट्री होगा 0 माइनस 0.4, यानी कि नेगेटिव ऑफ 0.4, और लास्ट एंट्री होगा आई थिंक 0.9. क्या i माइनस ए का वैल्यू सबको समझ में आया? बताओ एक बार आया ना? हाँ सर. उसके बाद में हम लिखेंगे बेटा वी नो i माइनस ए होल थिंग इनटू x इज इक्वल टू d. ठीक है, डिमांड मैट्रिक्स. तो दिस एम्प्लाई d इज इक्वल टू i माइनस ए का वैल्यू बता दो यहाँ पे. i माइनस ए का वैल्यू ये वाला है, और x अपने को दिया हुआ है. x आप देख लो क्या है, 25 और 21. तो जो x का वैल्यू होगा वो हो जाएगा 25 एंड 21. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इट इज क्वाइट सिंपल. दिस इज इक्वल टू होगा 0.8 टाइम्स ऑफ 25 माइनस 0.3 टाइम्स ऑफ 21. ठीक है, नेक्स्ट एंट्री होगा माइनस 0.4 टाइम्स ऑफ 25 और प्लस 0.9 टाइम्स ऑफ 21. ये हो जाएगा. सिंप्लीफाई करोगे इसको टोटली तो आई बिलीव आप लोग को मिलेगा, पहला एंट्री मिल जाएगा शायद 13.7 और दूसरा एंट्री मिल जाएगा 8.9. ठीक है, ये हो गया आपका फाइनल डी, यानी कि डिमांड मैट्रिक्स. बताओ आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ. इतना ही सवाल था बेटा कि और कुछ करना है? करना. करना है. क्या करना है? सिमोन्स हॉकिंस कंडीशन को टेस्ट करना है. ठीक है, तो सिमोन्स हॉकिंस कंडीशन में फिर से एक बार याद करो कि आई का जरूरत है, ए का जरूरत है कि आई माइनस ए का जरूरत है? I minus A. आई माइनस है। आई माइनस ए, जो कि है हमारे आंखों के सामने ये रहा. ठीक है, इसको ले लेते हैं आई माइनस ए को. तो फर्स्ट हाफ हो चुका है, अपन क्वेश्चन के सेकेंड हाफ में मूव कर रहे हैं. सेकेंड हाफ में देखो क्या होगा. आई माइनस ए इक्वल टू दिस. ठीक है, we have I minus A equal to this. Clearly, all the diagonal elements are positive. क्या ये लाइन समझ में आया? बताओ एक बार आया ना? हाँ सर. और बेटा क्या चेक करना था? डिटरमिनेंट वैल्यू ना. हाँ. तो नाउ डिटरमिनेंट ऑफ I minus A is equal to क्या आ जाएगा? 0.8 into 0.9 minus 0.3,
into minus 0.4. This is equal to 0.72 minus 0.12, which is equal to 0.60. देखो तो ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ Yes. सर। ओके, ग्रेटर देन 0 है ये वाला, और फिर से वही एक लंबा वाला लाइन देख सकते हैं कि hence the Simons-Huggins condition for viability of the system are verified, क्योंकि determinant value of I minus A became positive. क्या ये पूरा सोल्यूशन आया समझ? बताओ एक बार हाँ या ना? हाँ सर। ओके, अब चलते हैं बेटा अगले सवाल 4 नंबर। पढ़ो इसको आराम से, 1-2 मिनट टाइम लेके। ठीक है स्टूडेंट्स, अब करते हैं इसको भी डिस्कस। फॉर अ टू सेक्टर इकोनॉमी, इनपुट आउटपुट कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ टू इंडस्ट्रीज इज दिस। आइडेंटिफाई कर सकते हो ये कौन है? ट्रांजैक्शन है, टेक्नोलॉजी है, क्या है? Technology. Technology. सही आइडेंटिफाई, वेरी गुड। If the final demand of the two industries are 300 and 100 units respectively, find the gross output of the two industries. Again, अगर मैं याद करूं तो दो इक्वेशन था मेरे पास, एक था I minus A टाइम्स ऑफ X इज इक्वल टू D, और एक था X इज इक्वल टू I minus A का इनवर्स इनटू D। तो कौन सा इक्वेशन यूज होना चाहिए पहले ये? First one. फर्स्ट, सेकंड? सेकंड। आई थिंक जैसा ये पूछ रहा है कि फाइंड द ग्रॉस आउटपुट ऑफ द टू इंडस्ट्रीज, तो ग्रॉस आउटपुट यानी कि एक्स पूछ रहा है, तो सेकंड वाला ही यूज होना चाहिए मेरे ख्याल में, फर्स्ट वाला तो नहीं। क्या बोलते हैं? So first वाले के through नहीं निकाल सकते. मतलब है तो दोनों इक्विवेलेंट ही यार। इसके इनवर्स से Divide नहीं कर सकते. डिवाइड, इनवर्स से मल्टीप्लाई, ठीक है। अच्छा, तो चलो सेकंड वाला फॉर्मेट यूज करना है अपने को। डू यू थिंक कि राइट हैंड साइड में पड़ा हुआ सारा चीज का वैल्यू क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ है? Yes or no? क्या ये दिया हुआ ही है, Yes, sir. और डिमांड को क्या कि बता दिया कि 300 और 100 होगा, ठीक है। तो एक कॉलम मैट्रिक्स बना देंगे उसको, ठीक है। देखो सोल्यूशन समझना, कहीं कोई डाउट हो तो पूछना, हाँ। उसको मैं साइड में ऐसे रख देता हूं। सोल्यूशन कैपिटल ए इज इक्वल टू, यहाँ पर है 0.10, 1.50, 0.20 एंड 0.25। तो आई माइनस ए सबसे पहले निकालो, क्या हो जाएगा? आई माइनस ए विल बी 1001 माइनस 0.10, 1.50, 0.20 एंड 0.25। अब सब्ट्रैक्ट करो और डिफरेंस निकालो, तो पहला एंट्री आई थिंक आएगा 0.90, दूसरा एंट्री नेगेटिव ऑफ 1.50, थर्ड एंट्री नेगेटिव ऑफ 0.20 एंड फोर्थ एंट्री आई थिंक 0.75। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? Okay, sir. आया सर। अब बेटा हम लोग को चाहिए ये वाला इक्वेशन का वैल्यू, मतलब x इक्वल टू आई माइनस ए का होल इनवर्स इंटू डी, ये चाहिए मेरे को। तो पहले ना आई माइनस ए का होल इनवर्स से थोड़ा निकालने का ट्राई करते हैं। इफ यू ऑल रिमेंबर, तो आई माइनस ए का होल इनवर्स मस्ट बी बेसिकली इक्वल टू adjoint of I minus a divided by determinant of I minus a। क्या ये याद है हम लोग को? बताओ एक बार। हाँ sir. आई माइनस एक बहुत ही प्यारा सा 2x2 का मैट्रिक्स है, तो वो तो डायरेक्टली ही अपन एडजॉइंट निकाल सकते हैं शायद, जो टेक्निक बताया था उससे। हाँ सर। यहाँ 0.75 और यहाँ 0.90, बाकी इसको कर लो 1.50 और इसको कर लो 0.20। ओके है क्या? बताओ एक बार। हाँ sir. और इसके नीचे डिटरमिनेंट की पोजीशन पर क्या भरे? 0.90 इंटू 0.75 माइनस 0.20 इंटू -1.50। ठीक है, ठीक नहीं बताओ?
ठीक है सर। अच्छा, डिनोमिनेटर को फुली सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल में 0 पॉइंट, मतलब दिस इज इक्वल टू 1/0.3750, ऐसा कुछ है सॉल्व करने के। और मैट्रिक्स की जगह पर अपने पास में रहेगा 0.75, 1.50, 0.20 और 0.9। ठीक है, यहाँ तक आया क्या समझ में? बताओ एक बार, आया ना? हाँ हाँ सर। सर बस 2 डेसिमल प्लेसेस तक नहीं ले सकता क्या? ले सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन वही है कि आगे चल के जो आंसर आना होगा वो शायद हो सकता है कि ऐसा मिलाया हुआ हो सच दैट कि इससे डायरेक्टली कैंसिल हो जाए। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? बताओ एक बार, है ना? हाँ सर। हाँ सर। फॉर्मूला तो अल्टीमेटली ये वाला लगाना है मेरे को। ठीक है, और डी का आप देखो कि एंट्री क्या क्या होना चाहिए, 300 और 100 ये होना चाहिए। तो अब जब मैं ये फॉर्मूला लगाने का ट्राई करूंगा, x इज इक्वल टू ये वाला, इसमें क्या होगा कि अगले स्टेप में i माइनस ए के होल इनवर्स की जगह पर तो आएगा बेटा ये वाला, ये पूरा। ठीक है, और डी के जगह पर एज यू रिमेम्बर तो एक 300 और एक 100 है, तो एक कॉलम मैट्रिक्स होना चाहिए 300 और 100, यहाँ 300 और 100। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो अगले स्टेप में ये कुछ ऐसा होगा कि 1 डिवाइडेड बाय 0.3750 इंटू, फिर लेना 0.75 इंटू 300 प्लस 1.50 इंटू 100, नीचे 0.20 इंटू 300 प्लस 0.90 इंटू 100, ऐसा कुछ है। देखो तो आया समझ? नहीं आया समझ? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सिंपल, ओके। दिस इंटू दिस, एक, और दूसरा दिस इंटू दिस। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करोगे फर्दर तो ये कुछ ऐसा देगा आपको, दिस इज इक्वल टू 1/0.3750, और यहाँ पर आ जाएगा एक 375 आएगा, और दूसरा आ जाएगा बेटा 150, 150। फिर क्या है कि उससे जब डिवाइड डिवाइड कर दोगे तो दिस विल बी इक्वल टू, एक एंट्री आएगा 1000 और एक एंट्री आएगा 400। ठीक है, दिस इज डी, द डिमांड मैट्रिक्स। बोलो आया सोल्यूशन समझ? नहीं आया समझ? आ गया सर। सर लास्ट में क्या हुआ नहीं समझा। लास्ट में कौन सा पार्ट बेटा? सर वो एक्स है ना, ये 1000। अच्छा मैंने गड़बड़ कर दिया, सॉरी, एक्स ढूंढ रहा था, एक्स, ये एक्स हो करेक्ट बोल रहे, डी तो दिया हुआ ही था अपने को, हम लोग तो एक्स ढूंढ रहे थे। हाँ क्या बोल रहे हो बेटा, 1000 कैसा है वो नहीं समझ में आया? हाँ सर 1000 और 400 मतलब ये पहले डिवाइड करके फिर इनटू करेगा या फिर इन लोग को अंदर डाल देगा, मतलब मैट्रिक्स के। इस चीज को मैट्रिक्स के अंदर ले जाओ, तो जो पहला अच्छा आएगा वो क्या आएगा? हाँ हाँ हाँ। आगे समझ? आगे सर। वो चीज से आया, और बाकी मैंने डी गलत लिख दिया था, हम लोग यहाँ पर एक्स ढूंढ रहे थे, ये एक्स का वैल्यू। ठीक है, क्लियर है? एक बार बताओ हाँ या हाँ सर। ओके। सो उसके साथ में ये एग्जांपल भी खत्म, एक और एग्जांपल 5 नंबर। चलो पढ़ो इसको आराम से और सोचो। ठीक है, करते हैं इसको डिस्कस। अच्छा, इसको डिस्कस करने से पहले मैं वापस एक बार थोड़ा थ्योरी पे जाना चाहता हूँ। मैं एक बहुत ही अजीबोगरीब बात बोलूंगा, देखना कि वो आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं समझ में आता। इस कैपिटल ए को देखो तो ये तो अपने को समझ में आ गया था ना लास्ट टाइम जब अपन इसको देख रहे थे, बताइए बताएं। हाँ सर। ओके, नाउ लेट मी आस्क समथिंग। ये जो ए आई जे है, ठीक है, जो यहाँ पर भरा हुआ,
ठीक है, ये क्या है? ये है नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कमोडिटी ऑफ ith इंडस्ट्री रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ कमोडिटी ऑफ jth इंडस्ट्री। ठीक है, यानी कि ith इंडस्ट्री का कितना इनपुट हम jth इंडस्ट्री को दें सच दैट कि jth इंडस्ट्री अपना 1 यूनिट आउटपुट दे सके। ठीक है, या दिस रिप्रेजेंट्स, इसको मैं एक दूसरे सेंस में कहना चाहता हूँ, देखना समझ में आता है कि नहीं आता है। दिस रिप्रेजेंट्स पर यूनिट कंट्रीब्यूशन ऑफ ith इंडस्ट्री इन प्रोडक्ट ऑफ jth इंडस्ट्री। क्या कहते हैं कि पर यूनिट ऑफ jth इंडस्ट्री, मतलब jth इंडस्ट्री से अगर 1 यूनिट आउटपुट निकलता है उसमें ith इंडस्ट्री का क्या कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, वही रिप्रेजेंट करता ना ये वाला चीज। क्या? हाँ सर। ओके, तो अगर एक इकोनॉमी के अंदर में डिमांड बढ़ जाए या डिमांड कम जाए, उससे इसको कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। मतलब पर यूनिट जो उसका इनपुट है, जो रॉ मटेरियल उसको चाहिए, 1 यूनिट jth इंडस्ट्री को अपना आउटपुट देने के लिए ith इंडस्ट्री से जितना रॉ मटेरियल चाहिए, वो चीज डिमांड पे डिपेंड करेगा क्या कि मार्केट में क्या डिमांड, नहीं सर, या वो चीज फिक्स है, वो चीज उतना ही रहता है, फिक्स्ड है। वो चीज फिक्स है। ये चीज सबको समझ में आता है क्या? बताइए पर आए हैं। हाँ सर। एक बार और सब लोग बेटा थोड़ा एनर्जी के साथ में कंफर्म कर दो कि इज इट वेरी क्लियर कि अगर एक इकोनॉमी में डिमांड बढ़ी, डिमांड कमी, उन सब बातों से इस AIJ को फर्क नहीं पड़ना है, बिकॉज दिस AIJ रिप्रेजेंट्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ ith इंडस्ट्री इन 1 यूनिट आउटपुट ऑफ jth इंडस्ट्री। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस और नो? Yes, sir. ओके ओके, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि एक गिवन इकोनॉमी के अंदर में ये जो होगा ना टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स, वो मोटा मोटा कंसिस्टेंट ही होगा, चाहे डिमांड बढ़े चाहे डिमांड कमे, इन सब बातों से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि AIJ विल नेवर चेंज डिमांड के हिसाब से। ठीक है, अब इस वाले लॉजिक को हम थोड़ा सा अपने सवाल में यूज करें, समझना भी। ठीक है, जो हमारा 5th एग्जाम्पल, ओके, इसको देखो। अब इसमें क्या है कि एक सिचुएशन हमको इस टेबल के थ्रू बताया हुआ है, जिस सिचुएशन में हमको x11, x12, x21, x22, d1, d2 सब बता दिया, और फिर हमको पूछ रहा है कि हमको बताओ कि टोटल प्रोडक्शन कितना होना चाहिए सच दैट की डिमांड जब 200 यूनिट और 800 यूनिट रहे, टू मीट द फाइनल डिमांड ऑफ 200 यूनिट एंड 800 यूनिट। ठीक है, प्रोडक्शन लेवल क्या होना चाहिए, ये हमसे पूछे। इसमें हमारा ड्यूटी क्या है? देखो, सबसे पहले तो ये बताओ कि ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है, ये बताओ। ट्रांजैक्शन मैट्रिक्स। ट्रांजैक्शन मैट्रिक्स। क्या मेरे पास में टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स अवेलेबल है अभी कि नहीं अवेलेबल है? नहीं। नहीं अवेलेबल है। क्या हम इस इंफॉर्मेशन को टोटली यूज करके क्या हम टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स निकाल सकते हैं? हाँ सर। तो इसमें काम ये है बेटा कि इसको यूज करके आप अपना टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स निकालो पूरा पूरा, और वो जो टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स आएगा कैपिटल A, उसको यूज करके फिर हम फाइनली B को ये मान के X का वैल्यू क्या होगा वो कैलकुलेट करने का ट्राई करेंगे। अब आप घर पे जब इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ोगे ना, तो स्टूडेंट्स के मन में एक डाउट आ सकता है कि सर फाइनल डिमांड तो हमारा ये, तो इस डिमांड को क्यों नहीं यूज कर रहे हैं हम ये निकालने के लिए? डिमांड हम ये वाला क्यों यूज कर रहे हैं? ठीक है, AIJ का वैल्यू निकालने के लिए, AIJ का वैल्यू निकालने के लिए। यस, AIJ का वैल्यू निकालने के लिए फाइनल डिमांड मतलब कैपिटल X1 और कैपिटल X2 तो मेरे को चाहिए होगा ना AIJ निकालने के लिए। यस सर। मतलब मैं अगर सपोज करूँ कि ये निकालना चाहूँ, ये 1 निकालना चाहूँ, तो काइंड ऑफ क्या होगा, ये होगा x11 डिवाइडेड बाई कैपिटल X2। A12 क्या हो जाएगा, x12 डिवाइडेड बाई कैपिटल X2। A21 क्या हो जाएगा, x21 डिवाइडेड बाई कैपिटल X1। एंड A22 क्या हो जाएगा, x22 डिवाइडेड बाई कैपिटल X2। ये हो जाएगा। ये ध्यान है आप लोग को? बताओ हाँ यार। अब द पॉइंट इज कि x1 के कैलकुलेशन के टाइम पे मैं ना इन तीनों का सम लूंगा, ठीक है, और x2 के कैलकुलेशन के टाइम पे मैं इन तीनों का सम लूंगा।
ना कि इस 100 को चेंज करके अपन यहाँ का 200 यूज करेंगे और 400 को चेंज करके यहाँ का 800 यूज करेंगे, ये नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप फाइनल डिमांड को इंक्रीज करोगे तो उस टाइम पे हर एक इंडस्ट्री का जो इनपुट है, जो उसका रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट है, वो ना चेंज होगा, ऑब्वियस सा बात। और हमको 200 और 800 के करस्पॉन्डिंग रॉ मटेरियल का डिमांड कितना रहेगा वो तो नहीं पता हमको। आज इस ट्रांजेक्शन मैट्रिक्स का बेसिकली मतलब क्या है? मतलब ये है ना कि 300 यूनिट, ठीक है, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री का, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री खुद ही इनपुट लेगा और उस टाइम पे वो 100 यूनिट प्रोड्यूस करके देगा, ठीक है। या इसके लिए अगर सोचोगे तो एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री का 600 यूनिट आउटपुट इंडस्ट्री वाले में एज अ इनपुट एंटर करेगा, और जब ये इतना एज अ इनपुट एंटर करेगा उस टाइम पे मेरे को आउटपुट कितना मिलेगा? 400। ये मीनिंग था ना इसका, बताओ एक बार। हाँ यार, तो ये आउटपुट थोड़ी, ये तो डिमांड है ना। ओके, मतलब ठीक है, आउटपुट नहीं है, सॉरी मैं गलत बोल गया, ठीक है, आप करेक्ट मतलब बोल रहे एक्स मिलेगा ना उससे। हो। मतलब ऐसा है कि ये इतना इससे लेके अंदर जाके, और मान लो कि यहाँ पर एक्स कितना, मैं एक बार वो लिख लेता हूँ, उससे मैं थोड़ा ज्यादा क्लियर समझा पाऊंगा आपको। देखो यहाँ पर कि अगर मैं इस सिचुएशन में टोटल प्रोडक्शन को भी ऐड कर दूं एक बार के लिए इस टेबल के हिसाब से, ठीक है, ध्यान से समझने का ट्राई करूँ। टोटल प्रोडक्शन अगर मैं ऐड कर दूं तो एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री के हिसाब से कितना होगा? इसका टोटल आउटपुट कितना होगा? बोलो। 1000। हाँ, और 2000। इसका कितना होगा? 2000. 2000। और ये जो 1000 और 2000 है वो इस वाले डिमांड के करस्पॉन्डिंग। हाँ सर. ओके, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि इसका मतलब ये हुआ कि ये टेबल मेरे को ये बता रहा है कि एग्रीकल्चर का 600 यूनिट आउटपुट इंडस्ट्री के अंदर में एज अ इनपुट जाएगा टू गिव 2000 यूनिट ऑफ आउटपुट, ठीक है ना, वेयर फाइनल डिमांड इज कंसिडर्ड एज 400। ये समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? हाँ सर. अब थोड़ा सोचना कि जब मैं चाहता हूं कि फाइनल डिमांड 400 से हट के 800 हो जाए, उस टाइम पे ऑब्वियस सा बात है ना कि टोटल रॉ मटेरियल का जो रिक्वायरमेंट है वो 600 थोड़ी होगा, इससे तो ज्यादा होगा ना। हाँ सर. समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा? आ रहा सर. तो क्या मैं फाइनल डिमांड के लोकेशन पर इनको यूज करके टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता? बोलो। निकाल सकते हैं सर, लेकिन कैसे? नहीं निकाल सकते, वही मैं कहने का ट्राई कर रहा हूँ। आप ये समझो कि यहाँ पर आपको जो टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स निकालना है वो तो आपको इसी इंफॉर्मेशन से निकालना है, ठीक है, समझ में आ रहा बात मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर. उसमें आप फाइनल डिमांड की जगह पर 200 एंड 800 नहीं यूज कर सकते हो, ये चीज मैं कह रहा हूँ। घर पे आपको ऐसा लगेगा कि हमको तो इसके रिस्पेक्ट में चाहिए था, तो कैपिटल ए हमने इसके हेल्प से क्यों नहीं निकाला? वो इसलिए नहीं निकाला बिकॉज ये डिमांड अगर मैं यहाँ पे पुट ऑन करूँ तो टोटल प्रोडक्शन चेंज हो जाएगा। और जब मान लो कि मैं ये डिमांड लगाऊंगा यहाँ पर 200 का एंड 800 का, यहाँ सपोज करके मैं 200 लेता हूँ और यहाँ पर सपोज करके मैं 800 लेता हूँ, तो जब ज्यादा प्रोड्यूस करने का ट्राई करेंगे हम लोग, तो जो एग्रीकल्चर का ये इंडस्ट्री वाले का जो इनपुट है वो भी तो डिफरेंट होगा ना इस डिमांड के रेस्पेक्ट में। हाँ सर. हाँ और वो इनपुट हमको पता है कि वो इनपुट हमको नहीं पता? नहीं पता. तो वो हमको नहीं पता, तो इस इंफॉर्मेशन के हेल्प से क्या हम टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? नहीं निकाल सकते। नहीं नहीं निकाल. निकाल सकते। तो इसीलिए हम 200 और 800 यूनिट का इंफॉर्मेशन यूज नहीं करेंगे टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स निकालने के लिए, ठीक है, बात आया समझ? हाँ सर. ये हुआ एक पार्ट। और दूसरा पार्ट बेटा यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं इन इंफॉर्मेशन को यूज करके एक बार ए कैलकुलेट कर लेता हूँ तो सेम इकोनॉमी के लिए ए तो सेम ही रहेगा। अभी अभी ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि आप कोई भी गिवन सेट ऑफ इंफॉर्मेशन से ए अगर एक बार निकाल लेते हो कैपिटल ए। तो कैपिटल ए, यस, वो तो चेंज नहीं होगा। आ रहा है समझ? नहीं आ रहा है समझ? हाँ सर, समझ रहा हूँ. हाँ सर। तो इस गिवन सेट ऑफ इंफॉर्मेशन से जो यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन मैट्रिक्स दिया हुआ है मेरे को, इस सेट ऑफ इंफॉर्मेशन से फर्स्ट आई विल कैलकुलेट कैपिटल ए, सिंस आई नो कि इन अ गिवन इकोनॉमी कैपिटल ए विल नॉट चेंज, ठीक है, फॉर एनी डिमांड और एनी प्रोडक्शन लेवल, ठीक है। तो
तो मैं पहले इस इंफॉर्मेशन से कैपिटल ए निकालूंगा एंड बाय यूज ऑफ दैट कैपिटल ए आई विल ट्राई टू फाइंड टोटल प्रोडक्शन करस्पॉन्डिंग टू दिस डिमांड। बोलो आया समझ, नहीं आया समझ? समझ गया सर। आ गया समझ सर। गया सर। मैं एक बार और बोलूं बेटा कि हो जाएगा? हो जाएगा। एक बार और रिपीट। हाँ मेरा इच्छा है, मेरा भी इच्छा है बेटा कि एक बार और कह देते हैं, ठीक है? मैं दोबारा कहता हूँ, देखो जब आप इसको पढ़ोगे ना तो आपको फील आएगा कि हम लोग ये डिमांड काट के यहाँ पर 200 लगा देते हैं और 800 लगा देते हैं, 800 यहाँ लगा देते हैं। उस हिसाब से टोटल प्रोडक्शन चेंज हो जाएगा यहाँ पर भी और यहाँ पर। और फिर इस टेबल को यूज करके हम निकालते हैं हमारा टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स, ऐसा आपको लगेगा, लेकिन ये करना गलत हो। रीजन भी कि ये जो इनपुट है, जो रॉ मटेरियल का इनपुट है इस इंडस्ट्री का और इस इंडस्ट्री का, दैट इज एज पर डिमांड ऑफ दिस। व्हेन यू इंक्रीज द डिमांड, जब आप डिमांड को बढ़ाओगे, अब सपोज करो कि मेरे को 10 बोतल रूह अफ़ज़ा प्रोड्यूस करना है, तो 10 बोतल रूह अफ़ज़ा प्रोड्यूस करने के लिए कोई एक सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाटर चाहिए। और अगर मेरे को 100 बोतल रूह अफ़ज़ा प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए रॉ मटेरियल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बताओ एक बार। बढ़ेगा। बढ़ेगा सर। अगर मैं इस डिमांड को इस ट्रांजैक्शन टेबल में चेंज कर देता हूँ, लेकिन जो नया डिमांड है उसके करस्पॉन्डिंग तो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, उसका तो कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं मेरे पास। बात आ रहा है समझ? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। तो इसीलिए डिमांड चेंज अपन नहीं करेंगे, क्योंकि डिमांड चेंज करने के बाद में नए डिमांड के हिसाब से रॉ मटेरियल का क्या रिक्वायरमेंट होगा, सारे इंडस्ट्री का क्या इनपुट होना चाहिए, उसका इंफॉर्मेशन, उसका नॉलेज मेरे पास में नहीं है। Therefore, I will not change the demand given in the question for the time being. अब मैं क्या करूंगा कि मैं इस गिवन ट्रांजैक्शन मैट्रिक्स के हेल्प से अपना टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स निकालने का ट्राई करूँ। दैट आई विल बी एबल टू कैलकुलेट कंसीडरिंग द डिमांड एज 100 and 400। ठीक है, वो अपन आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। वो कैलकुलेट करने के बाद में, मतलब इस ट्रांजैक्शन मैट्रिक्स से जो भी मान लो कि मैं टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स निकालूं, जब तक अपन सेम इकोनॉमी का बात कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स हर सिचुएशन में फिट बैठेगा, इट विल नॉट चेंज। क्योंकि अभी अभी ऊपर मैंने वो एक्सप्लेन किया कि पर यूनिट जो इनपुट का रिक्वायरमेंट है या रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट है वो चेंज नहीं होता, ओवरऑल चेंज होता है। कि अगर आप 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे तो सर्टेन क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल आपको चाहिए, 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे तो रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, लेकिन पर यूनिट जो रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट है दैट नेवर चेंजेस, क्योंकि कॉम्पोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट थोड़ी चेंज हो रहा है। आज रूह अफ़ज़ा में कितना आप पानी रखोगे, कितना आप शुगर सिरप रखोगे, कितना आप कलर रखोगे, वो कॉम्पोजिशन तो सेम ही रहेगा। तो पर यूनिट रिक्वायरमेंट जो है वो चेंज नहीं होता। ठीक है, ओवरऑल डिमांड अगर बढ़ता है तो रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट भी बढ़ता है। बोलो ये चीज फील आ रहा है, नहीं फील आ रहा? आ गया सर। आ रहा है सर। इसीलिए पहले हम लोग इसके हेल्प से निकालेंगे टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स। जब तक इकोनॉमी सेम है हर सिचुएशन के लिए वो टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स अपन सेम यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए इससे निकला हुआ टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स, एंड देन वी विल ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स करेस्पॉन्डिंग टू दीज डिमांड्स बाय द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन। क्लियर है आइडिया, नहीं क्लियर है आइडिया? हाँ सर क्लियर है। हाँ सर क्लियर। एक बार और पूछ लेता हूँ बेटा कि क्या इन दोनों डिमांड को हम यहाँ डाल के और फिर टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स निकालने का ट्राई कर सकते हैं? क्या वो सही रहेगा या वो गलत होगा? नहीं। गलत। गलत। वेरी गुड। तो आई होप कि आई हैव मेड इट वेरी क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, तो अब बेटा अपन सॉल्व करने का ट्राई करते हैं इसको। एक बार बेटा आप लोग और थोड़ा सा एनर्जी के साथ में मेरे को बता दो कि सच में समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अभी आया समझ गया सर। सर। आ गया सर। आ गया, ओके बेटा फिर ठीक है। इसमें ओवरऑल अपन थोड़ा मेहनत करते हैं। चलो बताओ पहले मेरे को कि x1 क्या होगा गिवन सिचुएशन के हिसाब से। वैसे तो लिख ही दिया हो 1000। ये कैसे आया? 300 प्लस 600 प्लस 100 दिस इज इक्वल टू हो गया 1000। और बेटा x2 कितना आया? 400 प्लस 1200 प्लस 400 विच इज इक्वल टू 2000। करेक्ट। अच्छा अब A11 बताओ थोड़ा। 300 बाई 1000। A12 बताओ। 600 बाई 600 by 2000। A21 बताओ। 400 by 1000। 1000। A22 बताओ। 1200 by 2000।
क्लियर है क्या सबको? यस और नो? Yes, sir. Yes. sir. डेसिमल में सब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.3, ये वाला कितना हो जाएगा? आई थिंक ये भी वही 0.3 होगा, फिर ये वाला हो जाएगा 0.4 और ये वाला कितना हो जाएगा? 0.6। 0.6. तो कैपिटल ए मेरा क्या आ गया? कैपिटल ए आ गया 0.3, 0.3, 0.4, 0.6। ठीक है, क्लियर है नहीं क्लियर? क्लियर है। क्लियर। Clear है. ए आ गया। अब बेटा हम निकाल लेते हैं एक बार के लिए i माइनस ई। ठीक है, i माइनस ई। i माइनस ए क्या हो जाएगा? 1 0 0 1 माइनस ए यानी कि 0.3 0.3, यहाँ पर 0.4 0.6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा आई थिंक 0.7 माइनस 0.3 माइनस 0.4 और 0.4। देखो तो यहाँ तक ठीक से समझ में आया नहीं समझ में आया? समझ गया सर। Yes. So I minus a क्यों लिया हमने? क्योंकि अल्टीमेटली x निकालना है हम लोग को, x का फॉर्मूला तो वही होगा कि i माइनस ए इनवर्स इंटू डी, जिसमें d हम यूज करेंगे वो ऊपर वाला 200 और 800 वाला। 100। ठीक है, याद आ रहा ना? हाँ सर. हाँ हाँ सर. बढ़िया। तो नाउ बेटा i माइनस ए का इनवर्स, ये तो 2/2 का मैट्रिक्स है तो बहुत इजी, आराम से निकाल लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ i माइनस ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ i माइनस ए, डिटर्मिनेंट ऑफ i माइनस ए। ठीक है, दिस इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ i माइनस ए क्या हो जाएगा बताओ? 0.4। 0.4. 0.7। 0.7. ठीक है, और यहाँ पर 0.3, यहाँ पर 0.4, और नीचे इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0.7 इंटू 0.4 माइनस ऑफ माइनस 0.4 इंटू माइनस 0.3। फील आया क्या? यस और नो? ओके, ये डिटर्मिनेंट वैल्यू आई थिंक कितना हो जाएगा? 0.16। 1 डिवाइडेड बाय 0.16 इंटू यहाँ पर रहेगा 0.4 0.3 0.4 0.7। क्या i माइनस ए की इनवर्स तक सारा बात समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर. हाँ सर. तो हमको कौन से डिमांड के करस्पॉन्डिंग वो निकालना है? प्रोडक्शन 800। 200 800 200 by 200. तो आप इसके करस्पॉन्डिंग निकालो आराम से, क्या दिक्कत है? नाउ हम जानते हैं कि d इक्वल टू क्या है? i माइनस ए इनवर्स। इंटू एक्स। गलत बोल रहा हूँ क्या? x इक्वल टू हाँ सर। कर दिया x x इक्वल अपने को तो, लेकिन क्या चाहिए? x से अच्छा, हाँ ठीक है, x से तो चाहिए। x इक्वल टू i माइनस ए होल इनवर्स इंटू क्या? d। याद आ रहा है ये फॉर्मूला? Yes. sir. Yes, sir. अब इसके अंदर में बेटा ये लगा दो आप अपना i माइनस ए का इनवर्स। ठीक है, और d क्या हो गया आपको? 200. 200। 200 कैलकुलेट कर लो इसको। दिस इज इक्वल टू 1 बाई 0.16 इंटू, मैं एक बार लिख देता हूँ, 0.4 इंटू 200 प्लस 0.3 इंटू 800, 0.4 इंटू 200 प्लस 0.7 इंटू 800। फील आ रहा है क्या? बताओ एक बार। हाँ सर. हाँ सिंप्लीफाई करेंगे बेटा इसको तो हो जाएगा 1 बाई 0.16 इंटू, ये आएगा फुल्ली 160 और ये वाला आएगा 320। ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1000 और ये आ जाएगा 2000। ये अपन कैलकुलेट कर रहे थे x।
तो हेंस जो एक्चुअल प्रोडक्शन लेवल होना चाहिए डिमांड को मीट करने के लिए, ठीक है, वो ये वाला होना चाहिए। तो यहाँ एक स्टेटमेंट भी आप लगा सकते हो, ठीक है, ऐसे कि हेंस टू मीट द न्यू फाइनल डिमांड the output of, तो सेक्टर 1 अपना क्या था, थोड़ा नाम देखिए, है ना। पहला सेक्टर एग्रीकल्चरल सेक्टर था Agriculture. और दूसरा था इंडस्ट्री सेक्टर। तो हेंस द प्रोडक्शन ऑफ या टू मीट द न्यू फाइनल डिमांड द आउटपुट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर मस्ट बी कितना 2000 Oh, 3000। अच्छा रुक जा मैंने कुछ शायद सर वो गलती ऊपर वाला 160 होगा क्या? मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये डेटा मैंने गलत मिसप्लेस कर दिया। 320 आ रहा है। 320 आ रहा है सर। 320 आ रहा था ना पहला वाला, हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। इक्वेशन मैंने शायद गलत कर रखा है। ये 640 और हाँ सर 640। ये एक्चुअली में 1000 2000 नहीं होगा, फिर ये हो जाएगा 2000 और 4000 कैलकुलेट करने पे ऐसा है। देखो तो अब ये आप लोग के डेटा से मैच हो रहा है जो आप लोगों ने कैलकुलेट किया था। हाँ सर। हाँ सर। ओके तो ठीक है। हेंस टू मीट द न्यू फाइनल डिमांड द आउटपुट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर मस्ट बी 2000 units and the output of the industry sector must be 4000 units. 4000 units. ओके तो बताओ ओवरऑल ये क्वेश्चन पूरा समझ में आया कि नहीं समझ में आया। इसमें मेन चीज यही था बेटा कि फाइनल डिमांड में रिप्लेस करके इन दोनों को फटाक से हम लोग और इसको नया ट्रांजेक्शन मैट्रिक्स मान के फिर एक कैलकुलेट नहीं करेंगे। मेन कंसेप्ट ये था कि एक कैलकुलेशन जो ट्रांजेक्शन मैट्रिक्स टोटली अपने को दिया हुआ है उसमें हमको पता है कि कौन से सेक्टर का गिवन डिमांड के हिसाब से इनपुट क्या होना चाहिए, उसके हिसाब से पहले आपको कैपिटल ए कैलकुलेट करना है यानी कि टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स, और उसके बाद में आप कोई भी डिमांड के करेस्पॉन्डिंग प्रोडक्शन मैट्रिक्स निकाल सकते हो या किसी भी प्रोडक्शन मैट्रिक्स के करेस्पॉन्डिंग आप डिमांड मैट्रिक्स भी निकाल सकते हो वंस यू नो योर ई, क्योंकि ए विल बी सेम फॉर द एंटायर इकोनॉमी इन एनी गिवन सिचुएशन, ए विल नॉट चेंज। क्या ये वाला आइडिया अच्छे से समझ में आया? बताओ एक बार हाँ या ना। हाँ सर। ओके ऑलराइट बढ़ते हैं आगे फिर आखिरी सवाल की तरफ इस चैप्टर का नंबर 6 पढ़ो एक बार। ठीक है स्टूडेंट्स देखो इसको डिस्कस करते हैं। पहले पढ़ते हैं ध्यान से कि शब्द का मतलब समझने का ट्राई करते हैं। For a two-sector economy consisting of sector 1 and sector 2, the following table gives the technical coefficients. तो ये जो चार इंफॉर्मेशन है इसको मैं ट्रांजैक्शन मैट्रिक्स मानूं या टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स मानूं? टेक्नोलॉजी। वेरी गुड टेक्नोलॉजी। ओके ओके एक बार मैं लिखता हूँ यहाँ पर टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स हो गया मेरा सॉल्यूशन कैपिटल ए इज इक्वल टू 0.5 0.3 0.3 and 0.2. This is my capital E. This is my technology matrix. Okay. फिर एक बार क्वेश्चन को आगे यदि हम पढ़ें तो यहाँ पर लेबर यूनिट्स रिक्वायर्ड वो भी टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स में ऐड करके दिया हुआ, ठीक है। इसको एक बार इग्नोर करो, आएंगे लास्ट में इसमें दोबारा से कि इसका क्या इंटरप्रिटेशन हो सकता है, क्यों दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा वेट करो उसके आगे देखो क्या बोलते हैं। The final demand of sectors are 11 and 12. Calculate the total units of labor required. तो चाहिए तो हमको लेबर, लेकिन मैं एक बार लेबर पे फोकस नहीं करता हूँ। ए मेरे को दिया हुआ, डी आई थिंक कि गिवन क्वेश्चन के हिसाब से 11 और 12 ऐसा हो जाएगा। क्या हम लोग इस सिचुएशन में टोटल प्रोडक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं ए और डी की हेल्प से? हाँ सर।
पक्का ना? सब लोग बताओ। हाँ सर। कैसे निकालेंगे बेटा टोटल प्रोडक्शन? अगर ए पता है, डी पता है, तो टोटल प्रोडक्शन मतलब एक्स वही चाहिए हम लोग को। I तो निकालो पहले minus आई into माइनस D. ए। आई माइनस ए पहले निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा? डायरेक्टली आंसर ही बताओ, बहुत सारा क्वेश्चन कर लिया। तो ये वाला शायद 0.5, ये वाला -0.3, -0.3, -0.3 और ये वाला 0.8। 0.28. अब बेटा आई माइनस ए का इनवर्स भी चाहिए होगा, जैसे कुछ स्टूडेंट्स बता रहे थे और बिल्कुल सही बता रहे थे। ये क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ आई माइनस ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ आई माइनस ए। ऐसा ये समझ आ रहा है? ओके। एडजॉइंट ऑफ आई लेबर निकालेगा कैसे? क्या चीज? टोटल यूनिट्स ऑफ लेबर में निकालेंगे कैसे? वो लास्ट में मैं उसके ऊपर मैं कमेंट करूंगा अच्छे से। अभी एक बार लेबर पे फोकस मत करो, एक बार आप खाली टोटल प्रोडक्शन पे फोकस करो। देखो उसका तरीका समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। ओके। तो एडजॉइंट ऑफ आई माइनस ए बेटा वही 2/2 का है, तो शॉर्टकट से निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा? 0.8, ये वाला 0.5 एक्सचेंज कर दिया, यहाँ पर साइन चेंज तो 0.3, यहाँ पर भी साइन चेंज तो 0.3। नीचे डिटर्मिनेंट ऑफ आई माइनस ए, तो दिस शुड बी 0.5 इंटू 0.8 माइनस 0.3 इंटू माइनस 0.3। देखो तो यहाँ तक सब चीज समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा? हाँ सर। ऑल राइट। थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन एक बार बताओ, कितना आ जाएगा कर के? आई थिंक 0.31, यस, 1/0.31 आ जाएगा। और ये रहेगा 0.8, 0.3, 0.3, 0.5। ठीक है, ऐसा रहेगा। अब यहाँ से आई माइनस ए का इनवर्स मिल गया। अब अगर एक्स चाहिए मेरे को, तो फॉर्मूला वाज आई माइनस ए का होल इनवर्स इंटू डी, ये फॉर्मूला था। ठीक है, अभी डी मेरे को पता है, डी कितना है? 11 और 12 कॉलम मैट्रिक्स। सो इट विल बी लाइक दिस। कैलकुलेशन थोड़ा आप लोग भी करना है, उसके बाद मैंने गलती कर दिया था। दोनों आदमी करेंगे तो सही रहेगा। दिस इज इक्वल टू दिस, और यहाँ पे रहेगा 11 और 12। सिंप्लीफाई करोगे तो दिस इज इक्वल टू 1/0.31, और यहाँ पर आ जाएगा शायद 0.8 इंटू 11 प्लस 0.3 इंटू 12, यहाँ पर 0.3 इंटू 11 प्लस 0.5 इंटू 12। दिस शुड बी द टोटल प्रोडक्शन, कैपिटल एक्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे बताओ एक बार, है ना? हाँ सर। अभी इसको बेटा कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा? 1/0.31 इंटू ये वाला आएगा शायद 12. मैं एक बार ऐसे लिख देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हैं। 8.8 प्लस यहाँ से कितना रहेगा? 3.6, 3.6. और यहाँ से 3.3 प्लस 6.6। अब थोड़ा बताओ क्या हो जाएगा? 12.4, 9.6, 9.3. 9.3, करेक्ट। 0.31, यहाँ पर ऊपर आ जाएगा 12.4, और नीचे आप लोग बता रहे हो 9.3, ये भी सही है। और जब 1/0.31 से डिवाइड कर दोगे, आई थिंक यहाँ आ जाएगा 40, हाँ 30। देखो तो ठीक है क्या टोटल प्रोडक्शन? हाँ सर। ओके। अब थोड़ा सा रिकॉल करो, वापस से थ्योरी रिकॉल करना है हम लोग को। ठीक है, कि ये क्या रिप्रेजेंट करता था, ये जो था, मतलब टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स में जो कोई भी एंट्री होता है बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिकॉल करते हैं। तो ए आई जे ये रिप्रेजेंट करता है कि जेएथ इंडस्ट्री की एक यूनिट में आईएथ इंडस्ट्री का कितना रॉ मटेरियल यूज हुआ। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ए आई जे क्या रिप्रेजेंट करता है? जेएथ इंडस्ट्री की एक यूनिट आउटपुट में आईएथ इंडस्ट्री का कितना रॉ मटेरियल यूज हुआ, ये रिप्रेजेंट करता है। तो सर बोलो। आप एक बार ये वाला स्टेटमेंट एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को लेके समझा दीजिए ना एक बार।
एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को लेके तो कौन से क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में बोल रहे हो? सर इससे पहले वाला मतलब बस आप वो आई और जे के जगह एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री बोल के बता दीजिए। ठीक है। आप सोचो कि यहाँ पर जैसे मैं इस क्वेश्चन की इस ट्रांजैक्शन मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में अगर बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो A12 है, ठीक है ना, 0.3 जो आया है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है इंडस्ट्रियल सेक्टर का एक यूनिट में एग्रीकल्चरल सेक्टर का कितना रॉ मटेरियल यूज है। आया समझ? ये मैं रिपीट करूँ। हाँ सर। एग्रीकल्चरल सेक्टर के एक यूनिट आउटपुट में, नहीं गलत बोल दिया, इंडस्ट्रियल सेक्टर के एक यूनिट आउटपुट में एग्रीकल्चरल सेक्टर का कितना रॉ मटेरियल यूज हुआ, दैट इज 0.3 यूनिट्स। आया समझ? नहीं आया समझ? हाँ आया सर। ओके, अब यहाँ पर यही बात समझने की कि अगर मान लो कि टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स में ऐसा लिखा हुआ है कि लेबर यूनिट्स रिक्वायर्ड में 0.2 दिया, इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्री 1 के एक यूनिट आउटपुट में 0.2 यूनिट लेबर लगता है। ये बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। और इंडस्ट्री 2 में यदि ऐसा बोला हो कि 0.5, और सिंस ये टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स का, समझ रहे हो ना, इनपुट है, टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स का एंट्री है ये, तो ये इसका सिग्निफिकेंस ये है, इसका मीनिंग ये है कि इंडस्ट्री 2 के एक यूनिट आउटपुट में 0.5 यूनिट लेबर लगता है। बोलो क्लियर है नहीं क्लियर? क्लियर है सर। Clear है। ये सबको क्लियर है बेटा? एक बार बताओ थोड़ा एनर्जी दिखा के। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो अब अगर मेरे को टोटल लेबर चाहिए, ठीक है, देखना थोड़ा ध्यान से देखना, नहीं समझ में आया तो पूछना। अगर मेरे को टोटल लेबर चाहिए तो समझो इंडस्ट्री 1 के एक यूनिट के आउटपुट में 0.2 और इंडस्ट्री 2 के एक यूनिट के आउटपुट में 0.5, इतना चाहिए होगा। तो 40 यूनिट्स आउटपुट में कितना चाहिए होगा टोटल लेबर? 40 into 0.5. 40 into 0.2, बिल्कुल सही जवाब। और इंडस्ट्री 2 के 30 यूनिट्स के आउटपुट में कितना चाहिए होगा? 30 into 0.5. 30 into 0.5, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, आई थिंक कितना आ जाएगा, 40 into 2/10, तो 8 यूनिट्स पहले वाले से क्या, और दूसरे वाले से आई थिंक 15 यूनिट्स। 8 + 15 ऑल टुगेदर कितना हो जाएगा? 20। तो टोटल लेबर रिक्वायर्ड जो 23 यूनिट्स होगा, इस तरीके से निकाल सकते हैं। बोलो आया समझ नहीं आया समझ? आगे। ओके, तो इसमें कभी कभार ना थोड़ा सा और भी कुछ चीज ऐड हो सकता है, जैसे रेंट का भी एक कंपोनेंट इसमें ऐड हो सकता है। ठीक है, तो मान लो कि टेबल के अंदर में आपको एक ना रेंट रिक्वायर्ड ऐसा कुछ दे दे, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, ऐसा होता है ना। तो अगर सपोज करो कि रेंट से रिलेटेड कोई एक ऐसा कोफिशिएंट आपको दे दे, तो चिंता करने का बात नहीं है, टोटल प्रोडक्शन निकालो आप, और पर यूनिट जितना रेंट है उसको आप टोटल प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, आप अकॉर्डिंगली रेंट वगैरह भी निकाल सको। ठीक है, तो क्या ये क्वेश्चन पूरा 100% क्लियर हुआ? बताओ एक बार हाँ या ना। हाँ सर। बहुत बढ़िया। तो इसके साथ में बेटा अल्टीमेटली हमारा लियोनटिफ इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स का जो एप्लीकेशन है, इनपुट आउटपुट मॉडल वाला, तो पूरा का पूरा हो गया खत्म। ठीक है, अब हम लोग अगली क्लास नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, बाकी मिलता है अगली क्लास में। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। The next class क्या करेंगे?